फेमस फिलोसफर हैं कार्ल पोपर। वो ना डेमोक्रेसी से संबंधित 3 पैराडॉक्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं। पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज, मतलब 2 ऐसी क्वालिटीज जो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। जैसे सबसे पहला पैराडॉक्स देखिए, पैराडॉक्स ऑफ डेमोक्रेसी। फ्री सोसाइटी में ना अक्सर कई बार लोग ऑटोक्रेट्स को इलेक्ट कर लेते हैं। पैराडॉक्स देखो यहां पे ये है, अब कायदे से डेमोक्रेसी है, लोगों को चुनने की इच्छा है, तो वो तो बढ़िया लीडर को चुनेंगे ना, वो ऐसे लीडर को क्यों चुनेंगे जो अपने हाथों में पावर सेंट्रलाइज करता है या फिर डिक्टेटर है। लेकिन ऐसा होता है, अक्सर लोग डेमोक्रेसी में ऑटोक्रेट या डिक्टेटर को चुन लेते हैं। कब चुनते हैं? जब देखो उन्हें लगता है कि सामने वाला जो लीडर है, जो ऑटोक्रेट है या फिर डिक्टेटर बन सकता है, संभावना है, वो बहुत ज़्यादा कैरिस्मेटिक है। फॉर एग्जाम्पल हिटलर, जो स्पीच अच्छी देता है, या फिर टर्बुलेंट टाइम है, क्राइसिस हैं बहुत तगड़े, और जनता को लगता है कि ये लीडर हमारी सिचुएशन को सुधार सकता है, ये स्ट्रॉन्ग लीडर है, तब भी जनता ऐसे ऑटोक्रेट या फिर डिक्टेटर को इलेक्ट कर लेती है। तो ये डेमोक्रेसी का पहला पैराडॉक्स है। दूसरा पैराडॉक्स, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम। अगर देखो अनलिमिटेड फ्रीडम दी जाए ना कि आप कुछ भी करो, तो ऐसी सिचुएशन पे तो ना जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं ना, वो वीक लोगों को दबा देंगे। इसलिए पावरफुल लोगों के ऊपर ना कुछ रिस्ट्रेंट्स जरूरी होते हैं, ताकि पावरफुल लोग कमजोर लोगों को दबा ना पाएं। यह भी एक पैराडॉक्स है। अनलिमिटेड फ्रीडम किसी को नहीं दी जा सकती, अदरवाइज पावरफुल लोग दबा देंगे। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए एक फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री में जो एम्प्लॉयर है ना, वो एक्सप्लॉइट कर लेगा वर्कर्स को। अगर सरकार रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी, सरकार वर्कर्स को राइट्स नहीं देगी, लेबर लॉज नहीं बनाएगी, तो फिर एम्प्लॉयर वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर लेगा। अब तीसरा पैराडॉक्स देखिए, पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस। अब देखो ऐसी सोसाइटी जहां पे एक तरफ टॉलरेंट लोग भी हैं जो टॉलरेंट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी जो हैं वो इनटॉलरेट करते हैं। लेकिन जब देखो इनटॉलरेट लगातार हेट्रेड फैलाते रहेंगे टॉलरेंट्स के अगेंस्ट, लेकिन बाकी लोग टॉलरेंट हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो इनटॉलरेंट हैं यानी जो नफरत फैला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सोसाइटी टॉलरेंट है, कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। लेकिन देखो जो नफरत फैला रहे हैं ना, उनके अगेंस्ट अगर अनलिमिटेड टॉलरेंस बाकी सोसाइटी के द्वारा रखी जाती है ना, प्रैक्टिस की जाती है, तो अल्टीमेटली जो ये इनटॉलरेंट लोग हैं ना, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे टॉलरेंट लोगों को। समझे पॉइंट? जर्मनी में देखो यही तो हुआ था। जो नाजी लोग थे ना, वो इनटॉलरेंट थे, और बाकी समाज टॉलरेंट था जो इन्हें टॉलरेट करता जा रहा था। लेकिन ये इनटॉलरेंट यानी नाजी लगातार अपनी गतिविधियों को बढ़ाते रहे, लेकिन बाकी समाज टॉलरेट करता रहा। अल्टीमेटली इनटॉलरेंट लोगों ने टॉलरेंट लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। डेट आज की देखो 4 अप्रैल है। बढ़िया डिस्कशन आज की रहेगी। द हिंदू के 2 आर्टिकल्स, पहला लिविंग विल से संबंधित, दूसरा फिस्कल बैटल बिटवीन केरला एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को मामला ट्रांसफर किया है। डिटेल से इश्यू समझेंगे। फिर लास्ट आर्टिकल सी राजा मोहन का है, इंडियन एक्सप्रेस का, आईआर से संबंधित, वो भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नए रीजन्स की बात की गई है, जोमिया एंड खोरासान। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिविंग विल की इंप्लीमेंटेशन से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले ना हम बेसिक्स की बात करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, लिविंग विल का क्या मतलब होता है? सिंपल भाषा में समझिए। मान लीजिए कोई पर्सन है ए, वो देखो टर्मिनल इल हो गया। टर्मिनल इल का मतलब ये होता है कि वो उसको कोई डिजीज हो गया, और ऐसा डिजीज हो गया जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसकी डेथ ही होगी, ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। आप बोलोगे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता, ये भगवान के हाथ में है। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में आनंद भाई भी ठीक हो गए थे। देखो अब इस एस्पेक्ट को थोड़ा साइड में रखिए, मेडिकल सेंस में बात करते हैं। ए पर्सन है, वो टर्मिनल इल हो गया है। अब उस पर्सन को ना डर ये है कि ये धीरे धीरे जो मुझे डिजीज हुआ है ना, फॉर एग्जांपल लंग कैंसर हुआ है, अब वो बढ़ता जाएगा। एक स्टेज ऐसी भी आएगी, हो सकता है कि मैं वेंटिलेटर पे चला जाऊंगा, हो सकता है कि मैं कोमा में चला जाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब मैं बाकी दुनिया के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकूंगा, तो उस सिचुएशन में मेरे साथ क्या किया जाए? क्या वेंटिलेटर हटा दिया जाए या फिर ना हटाया जाए?
उस समय मेरे साथ क्या किया जाए जब मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए ना पहले से डायरेक्टिव ए लिख के दे देगा कि भैया ये मेरी लिविंग विल है, यानी एडवांस डायरेक्टिव है कि जब मैं बाकी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने वाली सिचुएशन में नहीं रहूंगा तो आप मेरे साथ ये कीजिएगा। मतलब वो लिविंग विल में कुछ भी लिख सकता है कि भैया वेंटिलेटर पे मैं नहीं जाना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर जब मेरा हार्ट काम करना स्टॉप कर दे तो फिर सीपीआर मुझे ना दिया जाए, कुछ भी लिख सकता है ए पर्सन अपनी लिविंग विल में, यानी एडवांस डायरेक्टिव में। तो फाइनली जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, कोमा में होगा या फिर वेंटिलेटर पे होगा, तो लिविंग विल को ही इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो अब देखो, इससे संबंधित ना सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के जजमेंट में ये बोला था कि भैया राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये भी ना आर्टिकल 21 जो है ना संविधान का, राइट टू लाइफ, इसका एक पार्ट है। राइट टू लाइफ के अंतर्गत ये भी आता है राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो ये बात बोल के सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया था, लीगलाइज कर दिया था। आप बोलोगे सर ये पैसिव यूथनेशिया क्या होता है? देखो, दो तरह के यूथनेशिया होते हैं, एक एक्टिव यूथनेशिया, एक पैसिव यूथनेशिया। जो लोग बिगनर हैं वो पूछेंगे सर पहले तो यूथनेशिया बताओ, यूथनेशिया क्या होता है? देखो, यूथनेशिया का मतलब ये होता है वही पर्सन जो शुरुआत में हमने एग्जाम्पल लिया था ना, ए पर्सन जो इनक्योरेबल डिजीज से पीड़ित है, उसको पेनलेस डेथ दी जाती है, तो इस चीज को कहा जाता है यूथनेशिया। अब यूथनेशिया भी ना दो तरह का होता है। एक्टिव यूथनेशिया में ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जहर का इंजेक्शन दे दिया ए पर्सन को ताकि उसे पेनलेस डेथ दी जा सके, उसको वैसे भी मरना था लेकिन जहर का इंजेक्शन देके उसको मार दिया गया, तो ये है एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया का मतलब ये होता है जैसे देखो, पता है अगर ये टेबलेट पेशेंट को नहीं दी जाएगी तो उसकी डेथ हो सकती है, तो बस वो टेबलेट ना दी जाए। पता है वेंटिलेटर को हटा लिया गया तो डेथ हो जाएगी, लेकिन वेंटिलेटर हटा दिया गया, ये पैसिव यूथनेशिया होता है। पैसिव यूथनेशिया में ना आप लाइफ सेविंग ड्रग्स या फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विड्रॉ कर लेते हो, समझ गए? तो सुप्रीम कोर्ट ने ना ये पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया था अपनी 2018 की जजमेंट में। अब देखो, यहां तक तो ठीक है, आप सोचोगे सुप्रीम कोर्ट तो यार बढ़िया बढ़िया जजमेंट देती है, लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसीजर बताया ना कैसे इस लिविंग विल को इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो प्रोसीजर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसी से संबंधित ये आर्टिकल है, समझ गए? अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर डिफिकल्ट बनाया लिविंग विल को इंप्लीमेंट करने का, उसका कारण समझ में आता है। कारण ये है, अब आपको पता है रिश्तेदार कई बहुत चालू होते हैं, धूर्त होते हैं, अब वो इस पूरी प्रोसेस का फायदा ना उठा लें प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, इसीलिए ना सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सेफ चला है। और जो प्रोसेस बताया है ना लिविंग विल को इंप्लीमेंट करने का, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, आप ध्यान दीजिएगा एक एक चीज पे। सबसे पहले तो कोई पर्सन, हमने एक एग्जांपल लिया, वो अपनी लिविंग विल जब लिखेगा ना तो उस पर साइन करेगा, उसे ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट से भी साइन करवाने पड़ेंगे। ये देखो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से भी काउंटर साइन करवाने पड़ेंगे लिविंग विल पे, समझ गए? ये पहली चीज है। फिर उस लिविंग विल की एक कॉपी पर्सन ए जो है वो देखो सरकार के एक कस्टोडियन के पास रखेगा। सरकार, स्टेट गवर्नमेंट कोई कस्टोडियन अपॉइंट करेगी और उसके पास जाके एक कॉपी जमा करवाई जा सकती है। अब ये दूसरी चीज है। अब फाइनली देखो समय आ गया, चलो पर्सन ए ने अपनी लिविंग विल लिख दी, जज के साइन भी करवा लिए, सरकार के एक कस्टोडियन के पास में एक कॉपी जमा भी करवा दी थी, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली समय आ गया है, पर्सन ए कोमा में चला गया है, अब बारी है उस लिविंग विल को इंप्लीमेंट करने की। तो उस सिचुएशन में ना पर्सन ए की जो लिविंग विल है वो देखी जाएगी एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा, प्राइमरी मेडिकल बोर्ड के द्वारा। वो प्राइमरी मेडिकल बोर्ड जो है वो पर्सन ए की लिविंग विल को ना अब ऑथेंटिकेट करेगा। सरकार के कस्टोडियन के पास में जो लिविंग विल जमा है ना उसके साथ में, या फिर डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स में अगर लिविंग विल डिपॉजिट है तो उसके साथ में प्राइमरी मेडिकल बोर्ड
लिविंग विल को ऑथेंटिकेट करेगा, मतलब मिलाएगा कि वास्तव में लिविंग विल सही है या गलत है। तो ये पहला स्टेप है जब इंप्लीमेंट करने की बारी आएगी। लेकिन यहीं पे स्टेप खत्म नहीं होता, इसके बाद एक और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड भी गठित किया जाएगा। ये सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड जो गठित होगा ना, उसमें कम से कम एक डॉक्टर तो वो होगा जो नॉमिनेट किया जाएगा चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। ये सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड जो है ना, प्राइमरी मेडिकल बोर्ड के फैसले को ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ इन्होंने सही फैसला लिया या नहीं लिया है, रिव्यू करेगा, मतलब आप कह सकते हो। तो जब सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड भी अनुमति दे देगा ना कि सब कुछ सही है, लिविंग विल को इंप्लीमेंट किया जाए, तब जाके फिर उस लिविंग विल को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आप समझ गए होंगे। कॉम्प्लेक्सिटी देखो इस चीज़ से आती है, सबसे पहली चीज़ तो यार जज के पास में कौन साइन करवाने जाए। मतलब ना सिर्फ देखो ये चीज़ जुडिशियल सिस्टम के लिए खराब है, बल्कि देखो पेशेंट्स जो अपनी लिविंग विल इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं उनके लिए भी खामखा एक बाधा क्रिएट कर दी गई है कि यार इतना दूर नहीं जाना, मतलब इतना तकल्लफ नहीं उठाना। इसलिए बहुत कम लोग अपनी लिविंग विल लिख रहे थे आलस के मारे। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना माना 2023 में ना कि यार ये गाइडलाइंस तो थोड़ी ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना जनवरी 2023 में इस प्रोसीजर को थोड़ा आसान बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो पेशेंट्स जो अपनी लिविंग विल लिखना चाहते हैं ना, लिविंग विल को जज से काउंटर साइन करवाना जरूरी नहीं है। आप एक काम करो, 2 विटनेस की प्रेजेंस में नोटरी से साइन करवा लो। नोटरी तो हर जगह कहीं भी मिल जाते हैं, नोटरी से साइन करवा लो, या फिर नोटरी भी नहीं है आपके आसपास तो गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवा लो 2 विटनेस की प्रेजेंस में लिविंग विल को, वो भी हम मान लेंगे। मतलब जज के काउंटर साइन करने की आवश्यकता नहीं है। बट देखो राइटर का मानना है सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में ये प्रॉब्लम तो हटा दी कि जज के काउंटर साइन करने की आवश्यकता नहीं है, बट बाकी प्रॉब्लम्स तो अभी भी है ना। बाकी प्रॉब्लम्स जैसे देखो, एक कॉपी सरकार के कस्टोडियन के पास में जमा करवानी पड़ेगी। अरे भैया ये स्टेट गवर्नमेंट्स कस्टोडियन अपॉइंट करती नहीं है। मतलब किसी पेशेंट को अपनी लिविंग विल जमा करवानी है तो उसे पता ही नहीं लगता किसके पास जमा करवाएं, क्योंकि सरकार ने अपने कस्टोडियन अपॉइंट ही नहीं किए हैं। समझ गए? ज़्यादातर स्टेट्स ने अपने कस्टोडियन नहीं अपॉइंट किए हैं जिनके पास में लिविंग विल जमा करवाई जा सकती है। कुछ राज्य ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल हरियाणा, उन्होंने चीफ सर्जन को ये ऑर्डर भेज दिए कि हाँ भैया 2008 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसे इंप्लीमेंट कर दीजिए। लेकिन एडवांस्ड गाइडलाइंस, एडवांस प्रोटोकॉल तो आप बताओ, कुछ नहीं बताया हरियाणा की सरकार ने, और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का यही हाल है। दूसरा, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके लिविंग विल बना ली अपनी और ढूंढ ढांढ के कस्टोडियन को ढूंढ लिया इधर उधर, उसके पास में जमा करवा दी, लेकिन इंप्लीमेंट करने की बारी आएगी तब फिर देखो पहले प्राइमरी मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा, फिर सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड। आमतौर पे ना डॉक्टर्स इतना उत्साहित नहीं होते ये डिसीजन लेने के लिए। डेथ का मामला है, मोरालिटी का मामला है, इसलिए हर कोई ना कटने की कोशिश करता है कि यार मेरे से किसी की डेथ सर्टिफिकेट तो नहीं, डेथ वारंट पे साइन मत करवाओ यार, उस टाइप की कई बार भावना होती है। अब देखो एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन जैसे एई है जिसका हमने एग्जांपल लिया, उसने अपनी लिविंग विल नहीं बनाई, तो ना ऐसी सिचुएशन में जो प्राइमरी मेडिकल बोर्ड है ना, वो पर्सन ए के रिश्तेदारों से कंसेंट ले सकते हैं कि क्या भैया ट्रीटमेंट को विड्रॉ कर दिया जाए क्या। पर्सन ए के जो भी रिश्तेदार है ना, उनसे कंसेंट ले सकते हैं प्राइमरी मेडिकल बोर्ड वाले, क्या स्पोर्ट हटा ली जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में भी, नेक्स्ट ऑफ कीन का क्या मतलब है। मतलब रिश्तेदारों को क्या मतलब है, किसकी चलेगी। मान लीजिए ए की वाइफ अलग ओपिनियन रख रही है, माता पिता अलग ओपिनियन रख रहे हैं, भाई अलग ओपिनियन रख रहे हैं, तो किसकी बात मानी जाएगी। हायरार्की क्या है चॉइस की, ये एक सबसे बड़ा इशू है। इस वजह से जो प्राइमरी मेडिकल बोर्ड है वो कभी देखो एक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि परिवार की सहमति होना बहुत मुश्किल है। भारत के कानून में ये नेक्स्ट ऑफ कीन की क्लियर डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो कुल मिला के देखो राइटर ये बोलना चाहते हैं
इस पूरे आर्टिकल के लास्ट में कि ना अभी इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेकार है सुप्रीम कोर्ट के 2018 की जजमेंट की, क्योंकि क्लियर गाइडलाइंस, क्लियर कानून नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत स्लो हैं कानून बनाने पे। आवश्यकता ये है सेंट्रल गवर्नमेंट एक मॉडल कानून बना दे और स्टेट गवर्नमेंट्स फिर उन कानूनों को अपने वहां पे इंप्लीमेंट कर दें, तो ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो ये पूरा इशू डिटेल से हमने समझा, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूनियन गवर्नमेंट ने ना केरला सरकार की उधार लेने की जो लिमिट थी ना, बोरोइंग लिमिट, उसे कम कर दिया था। और इससे केरला की सरकार ने काफ़ी हल्ला मचाया था कि भैया हम खर्चा कैसे करें, डेवलपमेंट कैसे लेके आएंगे, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा उधार नहीं लेने दे रही। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि भैया ऑलरेडी इतना ज़्यादा डेट हो चुका है, कर्ज बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी चरमरा जाएगी, इसलिए हमने आपकी बोरोइंग लिमिट्स कम की है। अब ये जो मामला है ना, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हम ना पूरा मामला जानते हैं जल्दी से, क्योंकि ये आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और नया क्या हुआ है वो भी जानते हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात करते हैं। देखो, संविधान का आर्टिकल 293 स्टेट को पावर देता है बोरो करने का, उधार लेने का। मतलब स्टेट्स के पास में पावर है, अगर वो उनको जरूरत है पैसा उधार लेने की, वो उधार ले सकते हैं। बट एक खास बात, स्टेट असेंबली ने जितनी लिमिट रख दी है ना, फॉर एग्जांपल केरला की स्टेट असेंबली ने ना कानून पास करके लिमिट रख दी है कि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए बोरो कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस लिमिट के अंतर्गत केरला की स्टेट गवर्नमेंट लोन ले सकती है, उधार ले सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। समझ गए? सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है इस चीज़ में? सेंट्रल गवर्नमेंट देखो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को लोन्स दे सकती है। इसके अलावा अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कहीं और से लोन लेती है तो गारंटी भी प्रोवाइड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, हमारी गारंटी है, वापस आपको चुका दिया जाएगा लोन, चिंता मत कीजिए। और अगर किसी स्टेट ने ऑलरेडी लोन लिया है सेंटर से, तो फिर देखो उसके बाद अगर फर्दर उस स्टेट को लोन लेना है ना सेंटर से, तो सेंटर की ना कंसेंट लेनी होगी और ज़्यादा लोन लेने के लिए। समझ गए? यहां पर देखो, बिफोर द स्टेट कैन बोरो मोर इट नीड्स द कंसेंट ऑफ सेंटर। तो उस सिचुएशन में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कुछ कंडीशंस रख सकती है कि हम आपको कंसेंट तभी देंगे जब आप हमारी ये बात मानोगे। वो कंडीशंस इकोनॉमी से संबंधित हो सकती हैं, इवन फिस्कल पॉलिसी से संबंधित हो सकती है कि भैया आप सब्सिडी मत दो, बहुत खर्चा हो रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, आप ऐसा मत करो। पॉइंट समझ गए ना? सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे सकती है स्टेट को, गारंटी भी दे सकती है, और अगर स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लिया है, फर्दर लोन लेने के लिए फिर स्टेट को ना सेंटर की कंसेंट लेनी होगी, और सेंटर कंसेंट देते वक्त कुछ कंडीशंस अटैच कर सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या गया। देखो, केरला की स्टेट असेंबली ने जो लिमिट रखी हुई थी ना कि फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट लोन ले सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। एफआरबीएम में जो लिमिट सेट थी, उस लिमिट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला की नेट बोरोइंग सीलिंग को और कम कर दिया। क्यों कम किया उसके भी रीजंस अभी हम जानेंगे, लेकिन उन्होंने कम कर दिया। इसका मतलब केरल की सरकार जितनी लिमिट सेट है एफआरबीएम के अंतर्गत, अब उससे कम लोन मार्केट से उठा सकती है। अब जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेट बोरोइंग सीलिंग को क्यों कम किया। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है, पहली तो चीज कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने ये लिमिट क्रॉस कर दी थी, यानी जितनी लिमिट रखी गई है ना एफआरबीएम एक्ट के तहत, उस लिमिट को क्रॉस करके आपने उधारी ली पिछले साल। सेंट्रल गवर्नमेंट का यह भी कहना है केरला की जो फाइनेंशियल हेल्थ है ना, इसको लेके काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं। डेट जो है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है। अगर हमने बोरोइंग लिमिट नहीं कम की होती तो फर्दर केरला की इकोनॉमी पे फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ता, इकोनॉमी के कोलैप्स होने का खतरा भी पैदा है। फिर नेक्स्ट रीज़न सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये भी दिया जाता है कि आप ना कई बार डायरेक्ट लोन नहीं लेते, आप इनडायरेक्ट लोन लेते हो। केरला की सरकार लोन ले लेती है अपनी एक पीएसयू के थ्रू, जैसे केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड। इस
पीएसयू के थ्रू केरला की सरकार लोन ले लेती है। अब इस पीएसयू ने जो लोन लिया ना, वो बजट में दिखता नहीं है। बजट में दिखता नहीं है इसलिए वो लिमिट में काउंट होता नहीं है जो एफआरबीएम में लिमिट रखी गई है। इसे बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग प्रैक्टिस। मतलब आपने डायरेक्ट लोन नहीं लिया, आपने अपने किसी पीएसयू के थ्रू लोन ले लिया जो बजट में नहीं दिखेगा, लिमिट में काउंट नहीं होगा, लेकिन देखो है तो ये भी लोन ही ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला केरला की सरकार को, आप ये ऑफ बजट बोरोइंग प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हो, ये गलत है। इस पीएसयू ने जो लोन लिया है ना, वो भी हम सीलिंग में काउंट करेंगे। ऐसा बोल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि इसे भी काउंट किया जाएगा बोरोइंग लिमिट में। अब केरला की सरकार के काउंटर आर्गुमेंट्स आप देख लीजिए। वो कहते हैं कि हमारा देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पहली चीज, आर्टिकल 293 स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर देता है उधार लेने की। हमें पैसों की जरूरत है डेवलपमेंट लाने के लिए, वेलफेयर स्कीम्स चलाने के लिए। उनका ये भी कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है केरला की सरकार के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है और अपने इन रूल्स को ना सिलेक्टिवली अप्लाई कर रही है अपोजिशन की जहां पे सरकारें हैं वहां पे। तो केरला की सरकार ने ना सेंटर के फैसले से दुखी होकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी केरला की सरकार के द्वारा कि सेंटर के फैसले पे अभी स्टे लगाया जाए और हमें उधार लेने दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना इंटरिम रिलीफ देने से मना कर दिया कि नहीं भैया, जल्दबाजी में हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक काम किया है, 5 जजेस की ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित कर दी गई है जो कि सेंटर के फैसले की वैलिडिटी की जांच करेगी। क्या सेंटर ने जो बोरोइंग लिमिट कम की है केरला की, वो सही है या गलत है। अब इसमें देखो, राइटर कहते हैं ऐसी सिचुएशन में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है जब साउथ के स्टेट्स देखो ऑलरेडी विरोध कर रहे हैं कि हमें ना सेंट्रल टैक्स पूल से ना कम पैसे मिलते हैं जबकि हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे यहाँ पे सोशल इंडिकेटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमने अच्छा काम किया है, लेकिन उसकी वजह से हमें पेनलाइज किया जा रहा है। और उन स्टेट्स को ज़्यादा पैसा मिल रहा है जहाँ पे पॉपुलेशन कम नहीं हुई, जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखो अगर आप अंधाधुंध उधार लोगे तो क्राउडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्राउडिंग आउट। इसमें क्या होता है कि सरकार जो है वो ज़्यादा लोन उठा लेती है मार्केट से, तो प्राइवेट कंपनीज के पास में लोन बचता नहीं है लेने के लिए, और इस वजह से फिर प्राइवेट कंपनीज अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाती, इन्वेस्ट नहीं कर पाती, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं होती, जीडीपी पे असर पड़ता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि स्टेट ही सारा लोन ले लेगा तो प्राइवेट कंपनीज के पास में पैसे बचेंगे ही नहीं। तो कुल मिला के देखो, राइटर कहते हैं और भी बहुत सारे डायमेंशंस है जो सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगी। जैसे जीएसटी आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में फिस्कल स्पेस कम हो गया है। दूसरा, ये भी कंसीडर करेगी कि इकोनॉमी की बढ़िया हेल्थ होनी ज़रूरी है। क्या स्टेट गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है वास्तव में लिमिट क्रॉस कर चुकी है या नहीं कर चुकी है। कुल मिलाकर ये जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट देगी ना, वो पाथ ब्रेकिंग जजमेंट होगी। संविधान का आर्टिकल 293 उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है वो फिर फ्यूचर में सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को डिफाइन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट होगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो सी राजा मोहन का है, इंडियन एक्सप्रेस से। सी राजा मोहन इस आर्टिकल में बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का वर्ल्ड के कौन से पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस रहा है और फ्यूचर में कौन से पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस रह सकता है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो, पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर में किन पार्ट्स पे इंडिया का फोकस रह सकता है, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। उसके बाद जानेंगे कि पास्ट में किन एरियाज पे इंडिया ने ज़्यादा फोकस किया है और किन को इग्नोर किया है। 2 टर्म हैं, बताइए क्या आपने ये टर्म सुनी है हाल फिलहाल में? जोमिया, ये खुरासान तो आपने सुना होगा। इस्लामिक स्टेट के संदर्भ में अक्सर इस खुरासान वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। इन दोनों रीजन्स पर इंडिया का आने वाले समय पर फोकस रहेगा। पहले बात करते हैं जोमिया की। जोमिया में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? देखो, ये जो टर्म है ना जोमिया, ये एक इतिहासकार विलियम वैन शैंडल के द्वारा दी गई थी। इस जोमिया रीजन में देखो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट,
जैसे देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये स्टेट्स आते हैं। चाइना का यूनान प्रोविंस आता है। इसके अलावा ये सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये सारे देश भी इस जोमिया रीजन का हिस्सा हैं। जोमिया की खास बात यह है कि देखो ऐतिहासिक रूप से यहां पे ना सेंट्रलाइज्ड स्टेट कंट्रोल काफी कम रहा है। मतलब पावर जो है ना वो एथनिक ग्रुप्स के पास में ज्यादा रही हैं, और इस रीजन में जो एथनिक ग्रुप्स है ना आपस में उनके कम्युनिटी टाइज रहे हैं, और अलग अलग जो एथनिक ग्रुप्स है ना वो स्टेट बॉर्डर को थोड़ा कम मानते हैं। जैसे आपको पता है म्यांमार से बहुत सारे एथनिक ग्रुप के जो लोग हैं, जैसे चिन कम्युनिटी के जो लोग हैं, भाग के इंडिया में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कू है, वहां पे मिलिट्री रिप्रेशन है, मिलिट्री अत्याचार कर रही है। तो इंडिया में मिजो कम्युनिटी के साथ में और कुकी कम्युनिटी के साथ में उनके संबंध हैं, है कि नहीं? तो ये जोमिया रीजन की खास बात है। एथनिक ग्रुप्स यहां पे स्ट्रोंग रहे हैं। लोगों की जो लॉयल्टी है अपने एथनिक ग्रुप्स के अगेंस्ट के पक्ष में ज्यादा रही है बजाय स्टेट के पक्ष में। अब हो ये रहा है यहां पे म्यांमार में ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है काफी समय से, तो जोमिया रीजन में ना थोड़ी टेंशन्स चल रही हैं। म्यांमार की मिलिट्री को अपोजिशन मिलिशिया से टफ कंपटीशन मिल रहा है, खास करके देखो नॉर्दर्न पार्ट्स में। हमने खबर को पढ़ा था, इंडिया के साथ लगता जो बॉर्डर है ना वहां से बहुत सारे लोग भागकर इंडिया में आ गए। इवन म्यांमार मिलिट्री के सोल्जर्स भी भागकर इंडिया में आ गए, क्योंकि वहां पे जो रिबल्स है ना वो बढ़िया ढंग से फाइट कर रहे हैं म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट। तो राइटर कहते हैं अगर यहां पे म्यांमार में पावर वैक्यूम क्रिएट होता है, मान लीजिए म्यांमार की मिलिट्री का कंट्रोल कम होता है, तो इसका इंपैक्ट देखो पूरे जोमिया रीजन पर देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? अलग अलग देशों में रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ सकते हैं, और ड्रग्स की जो खेती है वो ज्यादा हो सकती है, क्राइम बढ़ सकते हैं। ये नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा अलग अलग साथ लगते देशों पर, अगर यहां पर म्यांमार की मिलिट्री का कंट्रोल कमजोर होता है तो। समझ गए? इसके बाद अब दूसरे रीजन की बात करते हैं, खुरासान। खुरासान का देखो लिटरल मीनिंग है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। लैंड ऑफ द राइजिंग सन ऐतिहासिक रूप से देखो ये जो टर्म है ईरान के ईस्टर्न प्रोविंसेस को रेफर करता था, लेकिन देखो आज के समय में खुरासान को रेफर करना हो तो ये मैप अक्सर दिखाया जाता है जिसमें अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, ईरान का कुछ हिस्सा, सेंट्रल एशिया का कुछ हिस्सा और कई बार पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भी दिखा दिया जाता है। यूपीएससी ना इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है प्री में। खुरासान रीजन में ना आजकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्पेशली रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और अलग अलग सेक्ट्स के बीच में टेंशंस की वजह से। देखो कई सारे ग्रुप्स जैसे इस्लामिक स्टेट ने खुरासान को अपना एक विलायत या फिर यूं कहें प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया है और इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है इस्लामिक स्टेट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में भी टेंशंस बढ़ रही हैं। तहरीक तालिबान समेत कुछ दूसरे संगठन जो हैं वहां पे आतंकवाद फैला रही हैं। जिस हिसाब से देखो इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, समय रहते यहां पर अगर सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो देखो इसका असर आसपास के बड़े रीजन पर पड़ सकता है और इंडिया भी इससे एक्सक्लूडेड नहीं है। इंडिया पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि कश्मीर में 90s में इंसर्जेंसी बढ़ी थी ना, तो अफगानिस्तान से बहुत सारे मिलिटेंट्स टेररिस्ट आए थे ट्रेन होके। अगर इस रीजन में ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आती है तो कल को देखो कश्मीर में भी इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। समझ गए? तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इस रीजन पर भी फोकस रहेगा आने वाले सालों में। चलो ये हमने समझ लिया कि आने वाले सालों में कौन से रीजन्स पे इंडिया का फोकस रहेगा। अब देखो बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। कच्चातीवू आइलैंड देश की पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में छोटा सा ये आइलैंड कच्चातीवू, बीजेपी इस इशू को उठा रही है। सी राजा मोहन बोलते हैं देखो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस ना पिछले कुछ समय में इंप्रूव हुए हैं,
तो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में इस इशू को उठाती हैं, कई बार डीएमके, कई बार बीजेपी, कांग्रेस में निशाना साधने के लिए। लेकिन ना बार बार ना इस इशू की वजह से इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में ना नेगेटिविटी आ सकती है, रिलेशन पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। समझ गए? कच्चातीवू का पूरा इशू हमने पहले डिस्कस किया था पिछले हफ्ते, शायद इसी हफ्ते के शुरुआत में या फिर सैटरडे, देख लेना आप। लेकिन देखो इसके बाद राइटर ये बोलते हैं कि पिछले कुछ सालों में ना इंडिया का ना आइलैंड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। एग्जाम्पल देते हैं राइटर, जैसे मालदीव है। मालदीव जो अब इंडिया चाइना मैरीटाइम कंपटीशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अभी तो सरकार जो है वो प्रो चाइना है। इंडिया ने यहाँ पे अपनी प्रेजेंस और एंगेजमेंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर ली है पिछले कुछ सालों में। बेशक अभी के राष्ट्रपति ये बोल रहे हैं कि इंडिया अपनी सेना वापस लेके जाए और इंडिया ने अपनी प्रेजेंस कम कर भी दी है, लेकिन इतनी नहीं। बट देखो इतना जल्दी एक राष्ट्रपति के शुरुआती सालों से प्रेजेंस कम होती नहीं है। इसके अलावा दूसरे आइलैंड्स देखिए, पपुआ न्यू गिनी पैसिफिक आइलैंड है, काफ़ी रिसोर्स रिच है। अब इसके साथ इंडिया बायलैटरल टाइज जो है वो मजबूत कर रहा है और ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ गए? दूसरे भी आइलैंड्स हैं, जैसे मॉरिशस का अगालेगा आइलैंड, यहाँ पर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ईस्टर्न इंडियन ओशन में जो आइलैंड्स मौजूद है ना, यहाँ पर डेवलपमेंट लाने के लिए आपस में कोलैबोरेशन चल रहा है। इसके अलावा आपको पता है इंडिया का ज़्यादा फोकस है आज के समय में लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार पर, क्योंकि ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार जहाँ इंडिया के ईस्ट में है, लक्षद्वीप आइलैंड्स इंडिया के वेस्ट में हैं। इसके बाद आप ये देखिए इंडो पैसिफिक कंसेप्ट जो है ना, ये 2007 में सबसे पहले जापान के द्वारा प्रपोज किया गया था। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने प्रपोज किया था भारत की पार्लियामेंट में। उनका कहने का मतलब, जब उन्होंने ये टर्म इस्तेमाल किया ना इंडो पैसिफिक, उनका मतलब ये था कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों ओशन में जो देश आते हैं ना, उनके इंटरेस्ट सेम है, दोनों को एक साथ आना चाहिए। इंडियन ओशन में भी और पैसिफिक ओशन में दोनों ओशंस आपस में मिले हुए हैं। दोनों एशियन में जो दो देश आते हैं उनके इंटरेस्ट आपस में कन्वर्ज होते हैं, तो लाइक माइंडेड कंट्रीज को एक साथ आना चाहिए। इशारा साफ तौर पे चाइना के अगेंस्ट था कि जो चाइना के अगेंस्ट है उनको एक साथ आना चाहिए। शुरुआत में इंडिया को लगा यार ये तो यूएसए का एक प्लॉट है, हमारी लड़ाई चाइना के साथ करवाने का और चाइना से हमें भिड़वाने का। तो शुरुआत में इंडिया ने ना इस कंसेप्ट को ज़्यादा भाव नहीं दिया। बट देखो धीरे धीरे इंडिया के रिलेशंस चाइना के साथ खराब हुए। फाइनली प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 की सिंगापुर स्पीच में पहली बार औपचारिक रूप से इस कंसेप्ट को इंडोर्स किया। और अब तो आपको पता है क्वाड, जिसमें 4 देश हैं, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड ग्रुप जो है इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। सिमिलरली देखो इंडिया का फोकस पिछले कुछ सालों में यूरेशिया पे ज़्यादा रहा है। जैसे इंडो पैसिफिक पे और आइलैंड्स पे इंडिया का काफ़ी फोकस रहा है, उसी प्रकार से यूरेशिया की बात करते हैं। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया। रशिया ने इस कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया क्योंकि रशिया का कहना था कि यूरोप और एशिया के देशों को एक साथ आना चाहिए। रशिया को लगता है कि यहाँ पर मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है, इसलिए रशिया बार बार यूरेशिया की बात करता है। और आपको पता ही है रशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, यूरोप में भी और एशिया में भी, दोनों कॉन्टिनेंट्स में आता है। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ना रशिया ने बार बार इस टर्म का इस्तेमाल किया, यूरेशिया। शुरुआत में तो इंडिया काफ़ी इंटरेस्टेड था इस कंसेप्ट में, लेकिन देखो बाद में ना जब रशिया और वेस्ट के रिलेशन खराब हो गए, रशिया और चाइना के बीच में गठबंधन देखने को मिला, तो इंडिया ने फिर यूरेशिया कंसेप्ट पे ध्यान देना छोड़ दिया। यूरेशिया इंडियन फॉरेन पॉलिसी में उतना फोकस नहीं पास का जितना इंडो पैसिफिक। और देखो एक चीज़ ये भी है ना, यूएसए ने इंडो पैसिफिक कंसेप्ट को पॉपुलर किया और यूएसए के राइवल रशिया ने यूरेशिया कंसेप्ट को ज़्यादा पॉपुलराइज किया। तो जाहिर तौर पे इंडिया इंडो पैसिफिक कंसेप्ट से ज़्यादा रिलेट करेगा, क्योंकि आज के समय में इंडिया के जो रिश्ते हैं वो यूएस के साथ ज़्यादा अच्छे हैं। रशिया के साथ खराब नहीं है, लेकिन रशिया प्लस चाइना अलायंस से इंडिया को दिक्कत है। समझ गए? अब देखो इसके बाद बारी आती है यूरोप की। इंडिया ने ना पिछले 10-12 सालों में आपने देखा हो तो यूरोप पे बहुत फोकस किया है।
पहले तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने यूरोप को नेग्लेक्ट कर दिया था, लेकिन 10 सालों में, पिछले 10 सालों में यूरोप पे काफ़ी ध्यान दिया है। चाहे ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो या पीपल टू पीपल टाइज हो, हर एक एरिया में इंडिया के यूरोप के साथ रिलेशंस में प्रोग्रेस हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में 27 बार यूरोप की विजिट की है और 37 यूरोपियन लीडर्स भारत में आए हैं। इवन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, वो देखो बहुत बार यूरोप जाते हैं, हम देखते भी रहते हैं। संख्या याद करना जरूरी नहीं है, 29 बार वो यूरोप में गए हैं। 36 यूरोप के फॉरेन मिनिस्टर्स भारत में आए हैं। इसके अलावा अभी हमने, आपको याद होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया था यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ में, जिसमें ये देश हैं आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ये सब देश हैं। यूरोप आज के समय में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। वैसे तो देखो इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ काफ़ी बढ़िया कोऑपरेट कर रहा है, एंगेज कर रहा है, लेकिन इंडिया को ना अब एक बात ये समझ में आ चुकी है कि यूरोप भी पूरी तरह से यूनाइटेड नहीं है। जैसे फ्रांस है, फ्रांस का जो पॉलिटिकल वेटेज है ना यूरोप में अब काफ़ी बड़ा है पिछले कुछ समय में, तो इंडिया फ्रांस से अलग से डील कर रहा है। सिर्फ यूरोपियन यूनियन से डील नहीं कर रहा है इंडिया, अलग से भी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया अपने रिलेशंस बनाने में लगा हुआ है। फिर नॉर्डिक रीजन की बात कीजिए, ये नॉर्डिक रीजन है, ये बाल्टिक कंट्रीज हैं, लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया, ये सारे। तो ये नॉर्डिक और बाल्टिक कोलिशन है ना, इस नई ज्योग्राफी पे इंडिया का फोकस रहा है। कुछ और नई ज्योग्राफीज जिन पे इंडिया ने फोकस किया है पिछले कुछ सालों में, ये कोकासस रीजन है जिसमें ये सारे देश आते हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये सब देश, और एक और मेड-9 ऑफ साउदर्न यूरोप, जिसमें ये 9 देश आते हैं, मेड-9 ऑफ साउदर्न यूरोप। इन नई नई ज्योग्राफीज पे भी इंडिया ने काफ़ी फोकस किया है। अब देखो जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो पिछले हफ्ते भारत की यात्रा पर आए, तो इससे पता लगता है कि सेंट्रल यूरोप, जहाँ पे देखो पॉलिटिक्स आज के समय में काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट है, वहाँ पर भी इंडिया वार को शेप कर रहा है, अपना पॉलिटिकल रोल प्ले कर रहा है, जो इंडिया की बढ़ी हुई वेटेज को दिखाता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट, इस पे तो हमने काफ़ी आर्टिकल्स भी डिस्कस किए हैं। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान्ड है, ये इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब्राहम अकॉर्ड के बाद अब इंडिया यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ ज़्यादा बढ़िया ढंग से रिश्ते कर सकता है, पहले से मजबूत हुए हैं रिश्ते बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ में। रेड सी में 20 इंडियन नेवल शिप्स आज के समय में तैनात हैं। अफ्रीका के साथ हमारी एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। कॉमन से पॉइंट्स हैं, जनरल से पॉइंट्स हैं। फिर लास्ट में ना सार्क के बारे में बताया जाता है कि सार्क फेलियर साबित हुआ है पाकिस्तान की वजह से, इसलिए सार्क के अल्टरनेटिव्स पे इंडिया का ज़्यादा फोकस है। जैसे देखो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक में साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देश आते हैं, पाकिस्तान नहीं है, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस है। फिर लास्ट में ये जोमिया और खोरासान के बारे में बताया जाता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइटर कहते हैं देखो रीजन्स ये फिक्स नहीं होते, चेंज होते रहते हैं। जैसे ये जो टर्म्स है ना, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक, ये पिछले 80 सालों में ही इमर्ज होके आए हैं, पहले इन टर्म्स को नहीं इस्तेमाल किया जाता था। और इंडो पैसिफिक तो आपको पता है, पहली बार इस टर्म को 2007 में ही प्रपोज किया गया था। तो अलग अलग देश ना अपने फायदे नुकसान के अनुसार अलग अलग ज्योग्राफिकल यूनिट्स को प्रपोज करते हैं, और आगे की ये जो ज्योग्राफिकल यूनिट्स हैं जिन पे फोकस रहेगा, जोमिया, खोरासन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए। आज देखो एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, लिविंग विल के कंसेप्ट से संबंधित। क्या कंसेप्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लिविंग विल के प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया है, एडिशनली क्या क्या चैलेंजेस अभी भी एसोसिएटेड हैं, सब आपको बताना है। समझ गए? तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।